नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 की आंसर की लेवल 2 की आंसर की है ये, जिसमें हम लेवल 2 के मनोविज्ञान के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार जो आपके प्रश्न आए थे, उन मनोविज्ञान के प्रश्नों को, जितने प्रश्न हमारे पास आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जितने प्रश्न हमारे पास आए हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अंत तक बने रहिएगा साथियों, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं। तो देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मतलब पहला क्या, जो भी आपकी क्रमांक था वो अलग बात है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमें मिला है, इनमें से किसने पुरस्कार व दंड की अवधारणा दी थी? तो साथियों, उसका जो सही आंसर है वो है आपके B.F. स्किनर। B.F. स्किनर वाला जो विकल्प है आपके, ये इस प्रश्न का सही आंसर था। 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था आपका मतलब जो कल पेपर हुआ था 23 जुलाई को, उसमें मनोविज्ञान लेवल 2 की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम। ठीक है, जो 3 बजे कल शाम को पेपर हुआ था उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो साथियों, इनमें से पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसने दी थी? B.F. स्किनर ने दी थी। B.F. स्किनर वाला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था। देखिए, B.F. स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें इन्होंने जो चूहे पर प्रयोग किया था, तो साथियों इसी सिद्धांत में इन्होंने पुरस्कार और दंड की अवधारणा दी थी। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, बाल विकास से संबंधित नहीं है। तो साथियों देखो, विकल्प में 2 तो बिल्कुल बाल विकास के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था, लेकिन अब एक तो मेस्लो थे और एक बंडूरा भी थे साथियों। तो बंडूरा के द्वारा भी दिया गया है। अगर बंडूरा आपने लगाया तो जी नहीं, बंडूरा नहीं, इसका सही उत्तर रहेगा मेस्लो। मेस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, जो कि अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत था, इसलिए मेस्लो ही इसका सही आंसर माना जाएगा। जो इसकी आंसर की रहेगी उसमें बिल्कुल मेस्लो ही सही माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में बात की जा रही है साथियों। पावलोव के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? साचर्यवाद का सिद्धांत दिया गया था साथियों। साचर्यवाद के इसी सिद्धांत को संबद्ध क्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। जिसमें किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था साथियों। किन्होंने? पावलोव ने। जिसमें इन्होंने, आप सभी को पता है कि पहले इन्होंने घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, फिर अंत में घंटी बजाकर ही कुत्ते के मुंह में लार काना, ये सारी चीज़ आपने पढ़ रखी है। तो जी हाँ, उसी सिद्धांत की बात यहाँ पर की जा रही है। पावलोव का कौन सा सिद्धांत है? साचर्यवाद के सिद्धांत के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो था NCF 2005 का उद्देश्य है। तो साथियों आंसर उसमें सही रहेगा, बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा की बात की जा रही है साथियों। NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। किसके? NCF 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। और बिना बोझ के सीखना इसमें बताया गया था साथियों, यही इसका उद्देश्य था। हालांकि विकल्प में करके सीखना भी था, विकल्प में करके सीखना भी था साथियों, लेकिन करके सीखना आपका आंसर नहीं रहेगा, बिना बोझ के सीखना इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर है, RT 2009 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो 4 कथन थे। अब वो तो पता नहीं कि भाई 4 कौन से थे, लेकिन जो गलत कथन है उसका बिल्कुल पता है कि गलत कथन था शिक्षण के सप्ताह में 60 घंटे। 60 घंटे वाला एक विकल्प था इस प्रश्न में साथियों। तो 60 घंटे नहीं होते हैं, बल्कि कितने घंटे होते हैं एक सप्ताह में? 45 घंटे न्यूनतम शैक्षणिक घंटे होते हैं एक सप्ताह में शिक्षक के लिए। तो साथियों 45 घंटे होना चाहिए था, 60 घंटे है, तो फिर ये क्या हो गया? गलत हो गया। और यहाँ गलत कथन ही पूछ रहा था, तो 60 घंटे वाला विकल्प आपका आंसर था साथियों RT 2009 के इस प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा नोम चोम्स्की। क्या रहेगा? नोम चोम्स्की इसका बिल्कुल सही आंसर है। नोम चोम्स्की के द्वारा ही भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया था। देखो, इन्होंने ही भाषा विकास के बारे में बहुत अधिक बताया था, और भाषा विकास का सिद्धांत भी चोम्स्की ने दिया था। अगला जो प्रश्न है वो है क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, ऐसा प्रश्न आया था। उसमें देखो, स्टीफेन एम कोरे एक नाम था, स्टीफेन एम कोरे,
और एक और नाम था स्टीफेन एम कोवे। तो साथियों कोवे नहीं कोरे थे। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन थे? स्टीफेन एम कोरे थे, कोवे नहीं थे साथियों। तो ये कोवे गलत है, मतलब इसका संबंध क्रियात्मक अनुसंधान से नहीं है, अतः स्टीफेन एम कोवे इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि स्टीफेन एम कोरे थे, कोवे नहीं थे, तो ये गलत है। इसकी की वजह से आपके ये विकल्प सही था इस प्रश्न में। क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था ना, उसमें एम कोवे वाला विकल्प आपका सही आंसर माना जाएगा साथियों। अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे तो 8वां प्रश्न है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो साथियों डाल्टन पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, मिस हेलन पार्कहर्स्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके द्वारा ही डाल्टन पद्धति का निर्माण किया गया था। अतः इस प्रश्न में आपके कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट वाला जो विकल्प था वही आपका सही उत्तर था। एक और चीज़ है साथियों, अभी आपके सुबह 10 बजे से आज 24 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसमें साइको और हिंदी के जो प्रश्न आपको याद है इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो प्रश्न आपके पास आए हैं 24 जुलाई के इस पेपर में, आज के पेपर में सुबह 10 बजे हुआ था, अभी 2 बजे वाला भी 3 बजे वाला पेपर बाकी है। लेकिन साथियों जो अभी पेपर हुआ था 10 बजे वाला, तो उसमें अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, ताकि हमारे पास प्रश्न आएंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पेपर देने वाले आप हैं तो प्रश्न भी आपको ही बताना पड़ेगा साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 आया था, पठन संबंधी विकार कहलाता है। मतलब देखो एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न बताए गए हैं वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ये लिखा हुआ होगा, कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, ये हम आपको बता रहे हैं। तो पठन संबंधी विकार क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। ये विकार होते हैं ना, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है जो गणना संबंधी विकार होता है, डिसग्राफिया है जो लेखन संबंधी विकार होता है, और डिसलेक्सिया है जिसका संबंध किससे होता है? पठन संबंधी विकार से होता है साथियों। बालक पढ़ने में बालक को दिक्कत आती है डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, टेट वाले प्रश्न को साथियों। TAT के प्रतिपादक कौन है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के प्रतिपादक। कल भी लेवल 1 में भी ये पूछा गया था कि भाई TAT इनमें से कौन सी प्रक्षेपण विधि है? तो TAT उसका आंसर था। आज ये पूछ लिया कि मतलब कल ही शाम वाले पेपर में कि TAT के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन व मुर्रे साथियों TAT के प्रतिपादक है। जो व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है साथियों। प्रक्षेपण या प्रक्षेपी कुछ भी कह दो, बात एक ही है साथियों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 आपसे यहाँ पूछा गया था, रचनात्मकता का संबंध किससे है? किस प्रकार? चिंतन वाला विकल्प थे सारे, तो उसमें जो अपसारी चिंतन वाला विकल्प था साथियों, अपसारी चिंतन से ही रचनात्मकता का संबंध है। रचनात्मकता का मतलब नवीनता से लिया जाता है, नवीनता का मतलब सृजनात्मकता से लिया जाता है, और सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है साथियों? अपसारी चिंतन से होता है। अतः अपसारी चिंतन वाला जो विकल्प था इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण नहीं है, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया था। देखो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं, जैसे संगीतज्ञ बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तो ये सारी जो चीज़ें हैं साथियों, उस प्रकार इन्होंने जो बुद्धि का वर्गीकरण किया है उसमें संवेग से संबंधित कोई बुद्धि का प्रकार नहीं बताया है। अतः यहाँ पर इस सिद्धांत में गार्डनर वाले में संवेग वाला जो विकल्प है यही इसका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाली विधि कौन सी है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर था वो था आगमन विधि। क्योंकि जो आगमन विधि है ये पूर्ण से अंश की ओर जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, सरल से कठिन की ओर जाती है, और इस प्रकार साथियों उदाहरण से नियम की ओर जाती है। ये सारे जो शिक्षण सूत्र है वो किस में चलते हैं? आगमन विधि में चलते हैं। तो पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना, इस प्रकार आप इसके सूत्रों को याद कर सकते थे, मैंने पहले पढ़ा रखी है सारी की सारी चीज़ें। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाली विधि कौन सी है? आगमन विधि वाला जो विकल्प था इस प्रश्न का सही आंसर था। नेक्स्ट जो 14वां प्रश्न हमारे सामने है वो है, मानचित्र की अवधारणा किसने दी? तो साथियों विकल्प में आपके जोसेफ एंड जोवाक वाला विकल्प होगा, इनके द्वारा ही मानचित्र की अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 15 है, व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत नहीं दिया। तो साथियों विकल्प था आपके B.F. स्किनर का, क्योंकि B.F. स्किनर ने तो
कौन किससे संबंधित सिद्धांत दिया? अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिया। जो उनका क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत है। वो तो व्यक्तित्व का थोड़ी है साथियों। तो BF स्किनर वहाँ विकल्प में था और वही उसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए थे वो थे साथियों मानसिक विशिष्टताओं से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें कथन थे, तो वो छात्रों को याद नहीं रहा। वंचित बालक का समानार्थी नाम पूछा गया था। अभिवृद्धि से संबंधित प्रश्न थे, अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न थे। तो साथियों ये कुल मिला के जो चीज़ें मेरे सामने आई मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं कोई मिस्टेक है तो कमेंट करके बताइए। और साथियों जो आज आपके 24 जुलाई को पेपर हुआ है, यदि उसमें से आपको जितने भी प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।